हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप आधा देखकर छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट है क्या है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा एंड तक। तो देखिए, जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो पहले बताया था मैंने आपको कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, जो रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते थे। तो अभी तक जो मैंने किया था 7.7 एक्सरसाइज तक, वो क्या था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो क्या होता था, कंटिन्यूस समेशन प्रोसेस। कंटिन्यूस समेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लिमिट एज अ सम भी बोलते हैं, या उसको हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी बोलते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ डिनोटेड बाय, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx। कोई फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x और उसका हम विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेशन करें, और ये जो मैंने a और b लिखा है, a क्या है, लोअर लिमिट है, और b क्या है, अपर लिमिट है। तो देखिए, मतलब f(x) का जो रिज़ल्ट आएगा, f(x) का रिज़ल्ट क्या आता था, gx, जो मैंने आपको बताया था अपने अकॉर्डिंग। तो f(x) का जो रिज़ल्ट आता था इंटीग्रेशन करने पर, वो gx था। वो क्या था, gx जो था वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) था। तो देखिए, f(x) का एंटी डेरिवेटिव gx है, तो gx का डेरिवेटिव क्या है, f(x) है। f(x) कहाँ से आया, gx का डेरिवेटिव करने से f(x) आया, और जब मैं f(x) का एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तब मुझे क्या मिलेगा, gx मिलेगा। तो देखिए, अगर f मेरे पास कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx, f(x) का एंटी डेरिवेटिव क्या था, gx। इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले इसमें अपर लिमिट डालते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर इसमें लोअर लिमिट डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर मुझे एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है x², उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पता है आपके, पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। और जो मेरे पास लिमिट है वो क्या है, 1 से 2 है। 1 इसमें a को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लोअर लिमिट है। b जो 2 है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपर लिमिट है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3। इसमें पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट। देखिए, जैसे यहाँ पर f(x) का इंटीग्रेशन क्या आया था, gx आया था, मतलब f(x) का एंटी डेरिवेटिव gx था। उसी तरीके से x² का एंटी डेरिवेटिव क्या है, x³ है। तो f(x) का एंटी डेरिवेटिव gx था, यहाँ पर x³ है। तो पहले मैंने x की प्लेस पर b डाला था, फिर माइनस a डाला था, है ना, x की प्लेस पर gb माइनस g है। तो यहाँ पर पहले मैं 2 डालूंगी, तो 2 का क्यूब बाय 3, फिर बीच में देखिए ये माइनस का साइन है, फिर ga, मतलब यहाँ पर मैं क्या डालूंगी, x की प्लेस पर 1, तो 1 का क्यूब बाय 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/3 माइनस 1/3, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/3। ये तो सिंपल तरीके से हो गया। अब अगर हमको लिमिट ऑफ अ सम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है, जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा रही हूँ भी आपको। तो वो उस फॉर्मूले के थ्रू करना पड़ेगा आपको, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। तो इसलिए अगर एग्जाम में लिखा हुआ था कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करिए बाय द लिमिट ऑफ सम, तो आपको जो मैं भी आपको फॉर्मूला बताऊँगी, जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को एक तो हम एंटी डेरिवेटिव के थ्रू भी करते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। दूसरा, इसी को ही हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम को एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व का y=f(x), मुझे कोई कर्व दिया है, उसका मुझे एरिया निकालना है। ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a से ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b तक, और x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस में। ठीक है, तो देखिए, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, जो y=कर्व हमें दिया है f(x), उसका एरिया निकालना है। तो वो जो कर्व है वो किस किस से बाउंडेड है, x एक्सिस से, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू मुझे मिलती है। तो देखिए, अगर मुझे ये y=f(x) इस तरीके से कर्व दिया है, अभी आप इसको भूल जाइए कि मैंने इस तरीके से ये रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है,
सपोज़ करिए ये कर्व अभी आपके पास सिर्फ ऐसा है, अभी मैंने कुछ भी रेक्टेंगल नहीं बनाया। अब मुझे इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। अब इस कर्व का एरिया तो फाइंड करना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये कोई डिफाइंड शेप नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्रायंगल है, ना पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, जैसे कुछ भी पर्टिकुलर शेप नहीं है ना। तो इस कर्व को मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बनाऊँ, ये कर्व इस तरीके से भी हो सकता था कि x इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू बी, इसके बीच का मुझे अगर एरिया फाइंड करना था। तो अब मैं क्या सोच सकती हूँ कि मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इसके लिए वो नहीं है, मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो मुझे सिर्फ अभी तो इसमें जो एक रेक्टेंगल बन सकता था, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, क्योंकि मुझे एरिया फिर रेक्टेंगल निकालना आता है। तो अभी भी आप कहेंगे कि मैम हमको तो इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, एक्स एक्सेस एक्स इज़ इक्वल टू ए, एक्स इज़ इक्वल टू बी ऑर्डिनेट, और ये पूरा यहाँ से लेकर ई एफ जी एच का एरिया फाइंड करना है। तो आपने तो सिर्फ इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दिया, अभी भी आपने ये वाला पार्ट अभी आपका छूट गया है। तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं इस को दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकती हूँ। मैं एक रेक्टेंगल इस तरीके से बना सकती हूँ। तो देखिए पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा एक्यूरेट एरिया आ रहा है इस कर्व का, ई एफ जी एच कर्व का, जो कवर्ड है ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी से। यहाँ पर ज़्यादा पार्ट छूटा था कर्व का, यहाँ पर उससे थोड़ा कम छूटा है। अब अगर इसी तरीके से मैं इस रेक्टेंगल को और डिवाइड कर दूँ, ये देखिए ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये पार्ट ये छूटेगा। अभी अगर मैं इसको और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूँ तो देखिए ये भी इसमें कवर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट छूटेगा। अगर मैं इस तरीके से इसको और रेक्टेंगल में डिवाइड करती जाऊँ तो देखिए कितना कम पार्ट इसमें छूट रहा है। सिर्फ ये जो मैंने ब्लैक ये ब्लू कलर से किया, अगर मैं इसको और भी एक रेक्टेंगल बना दूँ तो देखिए सिर्फ इतना ही पार्ट छूट रहा है, पहले के कंपैरिजन में और भी कम हो गया। यहाँ पर अगर मैं और भी रेक्टेंगल्स बना दूँ तो देखिए इतना ही पार्ट छूटेगा, है ना। तो ये एरिया इस तरीके से एक्यूरेट एरिया हमारा निकलने के करीब होगा। एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा अभी भी, लेकिन उसके बहुत करीब पहुँच जाएंगे अगर हम इसको इस तरीके से एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। दिख रहा है आपको? इसी तरीके से मैंने इसको इसी पार्ट को अगर मैं और रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूँ तो देखिए इतना पार्ट बस बच रहा है। अभी यहाँ ज़्यादा पार्ट था, जब मैंने पहले डायग्राम बनाया था इसमें और ज़्यादा पार्ट था, फिर मैंने इसको और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया तो देखिए सिर्फ ये जो डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है सिर्फ वही पार्ट छूट रहा है। अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूँ तो भी सिर्फ इतना ही पार्ट छूट रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से इस कर्व को एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूँ, किस में डिवाइड कर दूँ? नंबर ऑफ़ एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूँ, तो जो मेरा ये वाला एरिया है वो और भी कम होता जाएगा। इसको मैंने देखिए इस तरीके से बनाया है। अगर मैं इसको बहुत पतली पतली बहुत थिन स्ट्रिप्स ड्रॉ करती जाऊँ तो ये जो छूटा हुआ एरिया है इस कर्व का वो बहुत ज़्यादा उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो कर्व था ई एफ जी एच, ये जो ऑर्डिनेट है एक्स इज़ इक्वल टू ए, ये है ऑर्डिनेट एक्स इज़ इक्वल टू बी। ये जो मैंने आपको भी यहाँ पे जूम करके दिखाया है, तो यहाँ पे दो स्ट्रिप के बीच की जो विड्थ है वो मैंने एच ली है, क्योंकि मैंने हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो आपको इक्वल लेनी है। ये नहीं कि किसी की विड्थ आप कम कर दें, किसी की विड्थ ज़्यादा कर दें। सभी जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो सेम विड्थ के बनेंगे। तो हमने सभी की विड्थ कितनी ले ली है? स्मॉल एच। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। अब मैंने इसमें ये इतना एच पार्ट ऐड कर दिया तो ये वाली जो है डिस्टेंस वो कितना हो गया? ए प्लस एच। यहाँ पर ऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस एच। फिर इतना एच और ये एच और ऐड हो गया एक्स इज़ इक्वल टू ए में, तो ए प्लस टू एच हो जाएगा। ये वाला जो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है वो एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस टू एच। ऐसे अगर मैंने इसको एन रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो ये यहाँ पर जो ऑर्डिनेट था एक्स इज़ इक्वल टू बी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस एन एच। देखिए यहाँ पर एच तो ज़ीरो था, विड्थ नहीं ऐड थी। यहाँ पर 1h है, यहाँ पर 2h हो गया। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रिप आएगी यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो x इज़ इक्वल टू ए प्लस 3h मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू ए प्लस 4h। इस तरीके से मैंने n रेक्टेंगल्स लिए हैं तो यहाँ पर जो x इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ए प्लस एन एच। और इसके पहले वाला देखिए 4 के पहले क्या है? 3h। तो n के पहले वाला जो रेक्टेंगल है उसमें जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? x इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच।
अब देखिए क्योंकि यहाँ पर y की जो वैल्यू है लेंथ है वो fx है, अगर यहाँ पर मेरे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू x इज़ इक्वल टू a है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की प्लेस में मैंने a डाल दिया तो ये यहाँ पे पॉइंट मुझे क्या मिल जाएंगे a कॉमा f है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो a प्लस एच थी तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, मतलब पॉइंट जो मिल जाएंगी वो क्या मिलेंगे, x की वैल्यू a प्लस एच है, जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर fx थी तो वो f ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो मुझे ये पॉइंट मिलेगा ये क्या मिलेगा मुझे a प्लस टू एच और ये मिलेगा f ऑफ a प्लस टू एच, इस तरीके से एंड सो ऑन। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरी x की वैल्यू a प्लस एन एच है तो ये हो जाएगा x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस एन एच। इसके पहले वाली जो स्टेप है उसकी इसमें x की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच और फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू f ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने हैं, n लिए हैं, और एक रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, h है। तो अगर एक रेक्टेंगल की विड्थ हमारे पास h है और हमारे पास नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स अगर n है तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, nh। ये देखिए मैंने nh लिखा और मैं x इज़ इक्वल टू a से x इज़ इक्वल टू b तक की अगर मैं विड्थ निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, b माइनस a, मतलब एन एच इज़ इक्वल टू मुझे b माइनस ए मिल गया यहाँ से रिजल्ट, देयरफॉर h इज़ इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। मतलब जो इसकी विड्थ है a से लेकर b तक उसका डिफरेंस को अगर मैं नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल की क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। क्लियर। तो जो मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लिमिट एज अ सम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू h लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखें हम इसमें या लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लिखें, एक ही चीज़ है। क्यों, क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट कर दिए तो ये बहुत पास पास आ जाएंगे, तो जो इसकी विड्थ है वो कहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रही होगी, वो ज़ीरो की तरफ टेंड्स कर रही होगी। क्योंकि जो ये देखिए ये विड्थ क्या है, बहुत कम हो गई, अभी तो फिर भी आपको थोड़ी विड्थ दिख रही है, जब मैं इसको और भी जूम करूँगी और पास करूँगी तो जो इसकी विड्थ है, जो h की वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही होगी, ज़ीरो नहीं है बट ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही होगी। इससे हम यहाँ पर लिमिट या तो n टेंस टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे या तो हम फिर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लिखेंगे। तो एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ टू डैश डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए पहले वाले रेक्टेंगल की जो विड्थ है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो विड्थ कितनी है इसकी h, लेंथ क्या ली है ये वाली, ये जो है y। अब इसमें y की वैल्यू क्या है, f है, इससे क्या लिखा है h इंटू एफ है प्लस, इसीलिए इसको बोलना है कंटिन्यूशन समेशन प्रोसेस को हम लगातार ऐड कर रहे हैं। फिर प्लस अब ये जो रेक्टेंगल है उसकी भी विड्थ कितनी है, h है, मगर इसकी लेंथ अब हम क्या ले रहे हैं, जो रेक्टेंगल्स हैं उसमें हम उनके राइट हैंड साइड वाले की विड्थ ले रहे हैं। इस वाले रेक्टेंगल में हमने ये वाली हाइट ली है, अब ये वाला जो रेक्टेंगल है सेकंड वाला उसमें हम कौन सी हाइट ले रहे हैं, ये वाली हाइट ले रहे हैं। तो अब ये वाली हाइट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। अब जब मैं ये थर्ड वाला अगर रेक्टेंगल लूँगी, ये वाला है थर्ड वाला, तो इसकी विड्थ कितनी है एच और इसकी जो लेंथ है वाई की वैल्यू वो कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ऑफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू डैश डैश ऑफ, और एंड में ये जो है इसकी वैल्यू वो क्या है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब मैं इसमें क्या कर दूँगी, क्योंकि जब मैंने इनको रेक्टेंगल्स जब मैंने इन्फाइनेटली लिए हैं, मैंने भी बताया ना आपको, तो जब मैंने n रेक्टेंगल्स लेंगे, अगर मैं n रेक्टेंगल्स इन्फाइनाइट लिए हैं तो इनकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं या तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लगाएंगे इसमें या तो फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और क्या किया, सभी में से h कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ गया है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू डैश डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, यहाँ पर जो ये h इंटू एफ ए आ रहा है वो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है, फिर जो ये h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच आ रहा है वो सेकंड रेक्टेंगल का एरिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो विड्थ कितनी है h, लेंथ क्या ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं ये वाली,
एफ है, इसलिए एच इंटू एफ है। अब सेकेंड वाले रेक्टेंगल में लेंथ क्या लेंगे, ये वाली, तो ये हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये थर्ड वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हम ये लेंगे, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बन रहे हैं इसमें इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग है ना, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ तक हो गया, तो अब जब मैं ये वाला रेक्टेंगल लूँगी थर्ड वाला, तो इसकी लेंथ ये वाली लूँगी, और ये इसलिए यहाँ पर आ रहा है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू डैश डैश ऑफ एच इंटू एफ ऑफ, क्योंकि जब मैंने इस वाले रेक्टेंगल की एरिया निकाला तो इसकी लेंथ तो एच है, लेकिन इस रेक्टेंगल की लेंथ हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि मैम ने ए प्लस एन बी एन एच क्यों नहीं लिया, ये एन एच है ना। समझ में आया, क्योंकि इस रेक्टेंगल में हम इसके राइट हैंड साइड में हमेशा जितने भी रेक्टेंगल्स की हमने लेंथ ली है वो राइट हैंड साइड वाली लेंथ ली है। इस वाले रेक्टेंगल में राइट हैंड साइड ये है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ ली है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ ली है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पर भी इस रेक्टेंगल में भी हम लेंथ कौन सी ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड पर लेंथ है। इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और विड्थ इसकी भी कितनी है, एच है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 7.8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हमें लिमिट एज अ सम के थ्रू करना है, मतलब जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन है वो एक्स है, ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे ए से बी तक, ये लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। पहले मैंने आपको पूरा ये फॉर्मूला लिख दिया। मैं क्वेश्चन एच टेंस टू जीरो लेकर करती हूँ, इससे मैंने इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं ली है, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखा है। एच और एच विद इन द ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू डैश डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मेरे पास जो फंक्शन दिया वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है। अब मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो एफ ऑफ ए, मतलब ये डालना है। तो अगर मैं इस एक्स को ए से रिप्लेस कर दूँ, एफ ए लिखूँगी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो मैंने इस एक्स की प्लेस पर ए प्लस एच डाला, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। अब मैं इस एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगी, ए प्लस टू एच, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस टू एच। इसी तरीके से अप टू डैश डैश ऑफ, बहुत सारी वैल्यू डालना पॉसिबल नहीं है, तो डैश डैश। अब मैंने क्या डाला, इस एक्स की प्लेस पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, इसलिए एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो ये जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एच एफ ए की वैल्यू कितनी है, ए, तो मैंने इसकी प्लेस पर क्या डाला है, ए। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच आई है हमारी, तो मैंने यहाँ पर ए प्लस एच डाला। एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस टू एच डाला, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो वो मैंने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए एच तो बाहर है, अब ये ए 1 2 3 अप टू डैश डैश ऐसे कितनी बार आ रहा है, ए एन टाइम्स आ रहा है, इसलिए उसको एन ए लिखा, ये एच फिर प्लस टू एच, फिर अगली स्टेप में क्या आ रहा होता है, ए प्लस थ्री एच, तो उसका थ्री एच लिखा, अप टू डैश डैश ऑफ यहाँ पर एन माइनस वन इंटू एच लिखा, प्लस यहाँ पर भी प्लस। अब देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये तो जो फॉर्मूले में एच था हमारे पास, ये एन है, यहाँ सभी में से मैंने क्या किया है, एच कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर h का कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 लिखा, यहाँ पर h का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर h का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर h का कोफिशिएंट n माइनस 1 है। अब देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, AP आपने 11th क्लास में AP पढ़ा है 9 चैप्टर, उसमें आपके पास सम टू एन टर्म्स, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला। अगर आपके पास नेचुरल नंबर एन टर्म्स तक है, उसका अगर सम निकालना होता था तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ एन प्लस वन बाय टू था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर एन ना होकर एन माइनस वन टर्म्स हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर एन था तो एन ऑफ एन प्लस वन बाय टू, मेरे पास इस सीरीज़ में एन माइनस वन है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पर भी इसमें एन है वहाँ पर मैं एन माइनस वन डाल दूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन माइनस वन विद इन द ब्रैकेट, इस एन की प्लेस पर एन माइनस वन डाला और ये वाला प्लस वन इज़ डिवाइडेड बाय टू, ये जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ऑफ एन ए प्लस एच, और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस एन की प्लेस पर एन माइनस वन, इस एन की प्लेस पर भी एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एच विद इन द ब्रैकेट एन ए प्लस एच
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h ऑफ n माइनस 1 इंटू एन इज़ डिवाइडेड बाय 2। इसी स्टेप को मैंने अगेन वापस पीछे फिर से लिखा है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 h n a प्लस h ऑफ n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इस h का n a से इंटू करेंगे। अब आप ये h इंटू एच को h स्क्वायर नहीं लिखना है, एक h को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और एक h को आप n से मल्टीप्लाई करवा दें। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो विड्थ निकाली थी ए से लेकर बी तक की कर्व की, तो वो क्या आई थी, एन एच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए आया था। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर भी मैंने वही करेंगे। तो देखिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, h इंटू एच को h स्क्वायर नहीं लिखना है, एक h को आप n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और एक h को n से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो देखिए NH की वैल्यू मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताइए कि NH की वैल्यू कितनी होती है, b माइनस है। तो देखिए यहाँ पर मैंने NH की प्लेस पर डाला b माइनस है और लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर मैंने h की प्लेस पर 0 डाल दिया है, इसे अब इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी मैंने NH की प्लेस पर b माइनस से डाल दिया है डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये a है, यहाँ पर भी NH की प्लेस पर b माइनस से डाला। अभी इस a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। अब देखिए ये b माइनस इंटू बी माइनस इज b माइनस a का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। ये 2 वहाँ पर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ab माइनस a स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर a मेरा b है और b a है, इसे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। 2 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2ab से ये 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और देखिए ये वाला b स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस के 2a स्क्वायर में से a के स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका फाइनल रिजल्ट है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज लिमिट ऑफ सम। अब देखिए कुछ टर्म्स आपको बतानी थी मुझे, जो हमने अभी 11th क्लास में एपी में कुछ जो हमने सीरीज़ किए थे, सम टू एन टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज़। अगर हमारे पास सीरीज़ ऐसी होती थी 1 + 2 + 3 अप टू डैश डैश ऑफ n, ये क्या है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n ऑफ n + 1/2, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। तो अगर अब ऐसी सीरीज़ इसमें यूज़ होंगी तो मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दे रही हूँ अभी। तो इस n की प्लेस पर अगर n-1 आता है तो इसमें क्योंकि ये n की प्लेस पर हम n-1 रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा s ऑफ n-1 इज इक्वल टू, इस n की प्लेस पर मैं डालूंगी n-1, इस n की प्लेस पर डालूंगी n-1 और ये वाला +1 इज़ डिवाइडेड बाय 2। 1 से 1 कैंसिल, तो मुझे इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, n ऑफ n-1/2। देखिए यही मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, n ऑफ n-1/2। ऐसे ही हमको दूसरी सीरीज़ भी पता थी 11th क्लास में कि अगर मेरे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता था। अगर मुझे नेचुरल नंबर के स्क्वायर इस तरीके से दिए हुए हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ n स्क्वायर, उसके लिए एस का फॉर्मूला होता था n+1 2n + 1/6। तो अब मेरे पास इसमें n की प्लेस पर क्या है, अगर n-1 का होल स्क्वायर है तो इस n को n-1 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर भी मैं n की प्लेस पर क्या डालूंगी, n-1 और ये वाला +1, फिर 2 टाइम्स ऑफ इस n की प्लेस पर डालेंगे हम n-1, फिर +1 इज़ डिवाइडेड बाय 6 जाएगा 2n - 2 + 1, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। तो अब मेरे पास अगर सीरीज़ ऐसी आती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली उसकी प्लेस पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-1 2n - 1/6। नेक्स्ट एक और सीरीज़ थी हमारे पास 11th क्लास में नेचुरल नंबर के क्यूब के सम के लिए कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डैश डैश ऑफ, अगर n क्यूब था तो उसके लिए फॉर्मूला था n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मेरे पास इस n की प्लेस पर n-1 है तो हम क्या डालेंगे, इस n की प्लेस पर n-1 उसका होल स्क्वायर, फिर इस n की प्लेस पर n-1 + 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n स्क्वायर, ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन 4। मैं इसको इस तरीके से लिखूँ या इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगाया, 4 को 2 का स्क्वायर, तो मैं कंबाइंड स्क्वायर इस तरीके से भी कई जगह यूज़ किया रहता है। नेक्स्ट फॉर्मूला था ये जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला 11th क्लास में है कि अगर मेरे पास जीपी दी हुई है ए आर स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ AR⁻n - 1, यहाँ पर ए क्या होती थी फर्स्ट टर्म, आर क्या था कॉमन रेशियो। तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, ए ऑफ R⁻n - 1 अपॉन R-1। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। दूसरा फॉर्मूला है एस एन का जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला
ए ऑफ 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें।